नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नगरीकरण की। हम इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि नगरीकरण क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही हम इसकी चर्चा करेंगे कि भारत में नगरीय विकास के क्या कारक है। उन कारणों की हम चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं नगरीकरण की कि नगरीकरण क्या है। तो नगरीकरण परिवर्तन एवं रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ग्राम या समुदाय या छोटी बस्ती अप्रवास की प्रक्रिया से नगर और फिर नगर से महानगर में रूपांतरित हो जाती है। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यात्मक प्रक्रिया है जो सरल देहाती समाज से जटिल महानगरीय समाज के निर्माण की ओर चलती है, और इसका प्रभाव भी बहुरेखीय है जो कि सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास, जनसंख्या एवं उसके घनत्व में वृद्धि आदि पर देखा जा सकता है। परिभाषाओं से हम समझने का प्रयास करते हैं कि नगरीकरण क्या है। तो वर्ल्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार उन्होंने नगरीकरण को समझाते हुए उसमें लिखा है कि नगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्र या समुदाय को अधिक औद्योगिकृत या नगर प्रधान बनाना। दूसरी परिभाषा हम ले रहे हैं सांस्कृतिक शब्दकोश के अनुसार। सांस्कृतिक शब्दकोश में नगरीकरण को समझाते हुए बताया है, और उन्होंने भी नगरीकरण को एक प्रक्रिया माना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नगर विकसित होते हैं या जिसमें समाज अधिक नगरीय बन जाते हैं वो नगरीकरण कहलाता है। विश्वकोश के अनुसार जिस प्रक्रिया के द्वारा लोग अधिक संख्या में स्थायी रूप से छोटे क्षेत्र में सापेक्ष रूप से केंद्रित हो जाते हैं और नगर का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। कह सकते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया एक अवस्था के रूप में भी परिभाषित की जा सकती है, अर्थात एक समय बिंदु से दूसरे समय बिंदु के मध्य व्यक्तियों की जनसंख्या, क्रियाकलाप, गतिविधियों आदि में कितनी वृद्धि हुई है, कहा जा सकता है कि वह नगरीकरण है। यानी हम यूँ समझ सकते हैं कि नगरीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कस्बे और नगर निर्मित होते हैं और वहाँ के केंद्रीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग रहना और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी इसमें मानना है कि नगरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग या तो गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं उनके शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, है ना। उन कारणों के द्वारा वो लोग, जैसे रोजगार की तलाश है या शिक्षा की तलाश है, या फिर गाँव के अंदर उनको जो कृषि योग्य भूमि है वो भूमि कम पड़ रही है तो लोग शहरों की तरफ गमन कर देते हैं। तो ये शहरों की तरफ जो जाने की प्रक्रिया है उसे ही नगरीकरण माना गया है। नेल्स एंडरसन ने नगरीकरण के 3 अर्थ बताए हैं। नगरीकरण को समझने के लिए उन्होंने कहा कि हम 3 प्रकार से या इन 3 बातों से के आधार पर नगरीकरण क्या है उसको समझ सकते हैं। पहला उन्होंने बताया कि लोगों का गांव से नगर की ओर गमन करना। नगरीकरण को समझने के लिए उन्होंने पहली बिंदु बताया उन्होंने कि लोग जब गांव से नगरों की तरफ गति करते हैं, नगरों की तरफ गमन करते हैं, प्रवास करते हैं, तो वो नगरीकरण है। दूसरा उन्होंने बताया कि कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्यों को अपनाना, कि ग्रामीण जो परिवेश होता है, ग्रामीण जो समुदाय है, उसके अंतर्गत वहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति है जो वहाँ रहते हैं, वो अपने आप को कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में लगाए रहते हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भी कृषि ही है। लेकिन जब नगरीकरण होता है तो लोग उस खेती के स्थान पर, कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्यों को अपनाने लग जाते हैं। और तीसरी बात नेल्स एंडरसन ने बताई कि बिना गमन किए अपने विचारों तथा व्यवहारों में नगरीय होना। उन्होंने कहा कि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है केवल वो यही नहीं है कि लोग गाँव से शहरों की तरफ चले जाएं या फिर
लोग जिस स्थान पे रह रहे हैं वहाँ पर कृषि कार्यों को अपना करके, और जो और अन्य जो कृषि कार्य हैं, कृषि कार्य के अलावा जितने भी व्यापार, व्यवसाय, ऑफिसेज, वाणिज्य हैं, उनके कार्यों को अपनाना ही नगरीकरण नहीं है। बल्कि नगरीकरण में क्या है कि बिना गमन की, बिना कहीं गए हुए ही अपने विचारों और अपने व्यवहारों में नगरीय विशेषताओं को जब आत्मसात कर लेते हैं, तो वो भी, ये जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी नगरीकरण की श्रेणी के अंतर्गत रखी है उन्होंने। नेल्स एंडरसन ने नगरीकरण की 5 विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहली जो विशेषता है नगरीकरण की, मुद्रा अर्थव्यवस्था। देखिए, जो प्राचीन जो ग्रामीण समुदाय है, उसके अंतर्गत लोग अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो कृषि के आधार पे करते हैं, है ना। और वस्तु विनिमय चलता है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करके ग्रामीण जो समुदाय के लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति हो भी जाती है क्योंकि आवश्यकताएं बहुत ही कम होती हैं, सरल होती हैं। इसलिए वहाँ पर गाँव के अंदर मुद्रा अर्थव्यवस्था नहीं देखने को मिलती हमें, अधिकतर जो प्राचीन गांव हैं उनके अंतर्गत। लेकिन जैसे ही हम शहरों में आते हैं, वहाँ पर वस्तु विनिमय नहीं होता, बल्कि वस्तु विनिमय के आधार वस्तु विनिमय के अपन यूँ कहेंगे कि उसके वस्तु विनिमय ना चल करके वहाँ पर मुद्रा अर्थव्यवस्था चलती है ना। तो मुद्रा यानी रुपए पैसे। यहाँ पर गांव के अंदर वस्तुओं के माध्यम से ही लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, और शहरों के अंतर्गत, नगरों के अंतर्गत लोग मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरी इन्होंने विशेषता बताई नगरीकरण की, सरकारी प्रशासन। गाँव में जो प्रशासन यानी जो शासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नियंत्रण होता था, वो विभिन्न जाति पंचायतों के माध्यम से या पंचायत समिति के माध्यम से होता है। लेकिन जो शहरों के अंतर्गत है वो सरकारी प्रशासन होता है। लोगों के, व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित, निर्देशित और क्रियान्वित करने के लिए वहाँ पे एक अलग तरीके का प्रशासन होता है। जैसे अपन पुलिस व्यवस्था को ले सकते हैं, कानून व्यवस्था को ले सकते हैं, राज्य के अपने नियम होते हैं, तो इनके आधार पर वह व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। तीसरी उन्होंने विशेषता बताई नगरीकरण की, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक, गाँव के अंतर्गत जो उनकी संस्कृति है, लोगों के जो जीवन जीने का ढंग है, उनके रहन सहन का, वेशभूषा का, रीति रिवाजों का जो ढंग है, वो शहरों के अंतर्गत थोड़ा अलग प्रकार का पाया जाता है। दोनों में बदलाव है, दोनों में परिवर्तन है। गाँव की संस्कृति अलग प्रकार की होती है, जबकि शहरों की संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, भाषा सब अलग प्रकार की होती है। अगली हम बात करते हैं नगरीय विशेषताओं में लिखित अभिलेख की। गाँव का जब हमें इतिहास ज्ञात करना होता है तो हम जब भी ग्रामीण इतिहास की, उस गांव का इतिहास क्या है, जब भी हम इस जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो गांव के जो बुजुर्ग जो लोग हैं, जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके पास में जाने की हमें सलाह दी जाती है। लेकिन शहरों के अंतर्गत अगर हमें शहरों का इतिहास जानना है कि किस प्रकार ये नगर का उद्भव हुआ, किस तरीके से इसका विकास हुआ, चरण कौन कौन से थे, या विभिन्न कौन कौन से कालों के अंतर्गत इसका विकास हुआ है, तो यह सब अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें शहरों के अंतर्गत लिखित अभिलेख मिलेंगे। लिखित में सारा कुछ आपको, विभिन्न जो लाइब्रेरियां हैं, पुस्तकालय हैं, उनके माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अगला हम विशेषता की बात करते हैं परिवर्तन या फिर नवाचार की। शहरों के अंतर्गत नित नए नवाचार होते हैं। वहाँ पे शहरों के अंतर्गत कोई भी नीति बनती है, या फिर व्यक्तियों के संस्कृति के अंतर्गत, या फिर उनकी वेशभूषा, है ना, भाषा, खान पान, इसके अंतर्गत आपको नित नया नवाचार जो है वो देखने को मिलते हैं। लोग नवीन नवीन परिवर्तन करते रहते हैं और परिवर्तनों को वो सहज स्वीकार्य भी कर लेते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हम देखेंगे तो परिवर्तन की जो तीव्रता है और परिवर्तन की जो दर है वो नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा हमें कम देखने को मिलेगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना, उनके आचार विचार, दृष्टिकोण, व्यवसाय, वेशभूषा, दिनचर्या आदि में परिवर्तन है, वो नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो नगरीय विकास हो रहा है, इसके पीछे मूलतः कारण क्या हैं, क्या कारक हैं। उन कारकों में हम पहला कारक ले लेते हैं कि कृषि में क्रांति, है ना। कृषि में क्रांति का मतलब हुआ कि अब कृषि के क्षेत्र में
नित जो नवीन जो मशीनें हैं, है ना, और सिंचाई के साधन हैं, उनका प्रयोग किया जाने लगा है। यानी कृषि क्षेत्र में उन्नत खाद व बीजों का प्रयोग बढ़ा है, सिंचाई के साधनों में विकास हुआ है, बिजली तथा मशीनों का प्रयोग भी बढ़ा है, और तब से खेती के कार्य जो है उसमें श्रमिकों की संख्या भी घटी है। यानी जो भी कार्य किया जाने लगा है वो मशीनों के माध्यम से किया जाने लगा है। तो मशीनों के माध्यम से किया जाने लगा तो मानव श्रम वहाँ पर बेकार हो गया, जो मानव श्रम वहाँ पर बढ़ा है। और जो कार्य मशीनों के द्वारा किए जाने लगे हैं तो कार्य शीघ्रता से भी पूर्ण हो जाते हैं। अगर मानव करेगा और मशीन करेगी तो निश्चित रूप से मशीन ही किसी कार्य को कम समय में कर पाएगी। तो इससे गाँवों में बेकारी भी बढ़ी है और बेरोजगार लोगों ने शहरों की ओर गमन किया, है ना। जो बेरोजगारी बढ़ी है तो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग व्यवसाय की खोज में नगरों की तरफ गमन कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि नगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती है और साथ ही जनघनत्व में भी वृद्धि होती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है और इससे नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। दूसरा, हम भारत में नगरीय विकास का कारक ले सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि से कृषि योग्य भूमि कम पड़ी है गांवों के अंतर्गत और भूमि के ऊपर अत्यधिक दबाव भी बढ़ा है। तो जो ग्रामीण हैं तो वो अपने गांवों को छोड़ कर के नगरों की ओर गमन कर जाते हैं। तो इससे क्या, नगरीय जो जनसंख्या है उसमें दिन ब दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। तीसरा हम कारण ले सकते हैं उद्योग धंधे। जैसे उद्योगीकरण हुआ है, उद्योगों की स्थापना हुई है, कल कारखानों की स्थापना हुई है, तो उसके कारण से एक स्थान विशेष पर जनसंख्या बढ़ी है। क्योंकि गाँवों के अंदर जब मशीनीकृत हो गया है सारा कार्य तो लोग गाँव से शहरों की तरफ गमन कर जाते हैं। और शहरों की तरफ गमन कहाँ करते हैं, जहाँ पर कि उनको आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाता है, और रोजगार उपलब्ध होता है उद्योगों में और कारखानों में। तो औद्योगिकरण के कारण उस स्थान विशेष पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो स्थान विशेष जो है वो पहले कस्बे, कस्बे से फिर नगर और नगर से फिर महानगर में परिवर्तित हो जाता है। अगला कारण हम लेते हैं व्यापार और वाणिज्य। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में नगरीकरण का मुख्य कारण जो था वो था व्यापार और वाणिज्य। जहाँ व्यापार और वाणिज्य बढ़ता गया वहाँ जनसंख्या तथा जनघनत्व भी बढ़ता गया और वहाँ पर धीरे धीरे बड़े नगर बन गए। और सिम्स ने तो कहा भी है कि सिम्स के अनुसार व्यापार नगर के अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक प्राणी के लिए रक्त का परिचालन होना। अगली कारक की हम बात करते हैं अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। तो अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण यानी जो भौगोलिक पर्यावरण जो है या भौगोलिक भूभाग है वो मानव के लिए उपयोगी होता है, उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, जहाँ पर उसको आसानी से उद्योग धंधे लगाने की या रहने की या पानी की उनको व्यवस्था मिल जाती है, उस जगह विशेष पर नगरों का विकास हुआ है धीरे धीरे। तो मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि नगर और महानगर वहीं पर विकसित हुए हैं जहाँ का भौगोलिक पर्यावरण मानव के लिए अनुकूल था। यानी जो स्थान मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से करते हैं वह स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, या फिर जहाँ पर समतल भूमि होती है या फिर सिंचाई के साधन होते हैं जैसे नदियों के आसपास, नदियों के किनारों पे, अर्थात भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है तो वहाँ मानव की सभ्यता व संस्कृति का विकास होता है। अगर हम मानवीय सभ्यता की बात करें, पुरानी जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता हो या मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो, तो ये सारी सभ्यताएं जो थी वो नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई थी। क्योंकि नदियों के किनारे किनारे समतल भूमि मिली और सिंचाई के लिए उनको पानी की सुविधा चाहिए थी, वो पानी की सुविधा मिली तो धीरे धीरे वहाँ पे जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा और वहाँ पर बड़े बड़े नगर जो थे उनका विकास हुआ, वो अस्तित्व में आए। आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। बाकी के जो कारक हैं और उन जो भारत में नगरीय विकास के जो कारक हैं और फिर जो नगरीकरण हो रहा है उसके परिणाम क्या होंगे, उनकी चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।